ये जो क्राइसिस है इनके बारे में देखते हैं, कब आए थे ये देखते हैं, और इनके अंदर क्या इम्पैक्ट हुआ, सिग्निफिकेंस क्या हुआ, आउटकम रिजल्ट क्या आया, किस कारण की वजह से आया, इनके अदर नेम, ईयर, सब कुछ इसके बारे में देखेंगे हम, ताकि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आ जाए तो आप उससे इजीली है ना सॉल्व कर सकें। तो पहला है ओपेक ऑयल क्राइसिस। ओपेक ऑयल क्राइसिस 1973 के अंदर आई थी। जो ओपेक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक की फुल फॉर्म है। ऑयल, इसमें ऑयल क्राइसिस कब आया था? 1973 के टाइम आया था। इसको और क्या नाम से कहा जाता है? तो इसका दूसरा नाम ये है 1973 ऑयल एम्बार्गो। तो जो एम्बार्गो है उसका मतलब होता है ऑफिशियली बैन या निषेध कर देना। तो इसका कारण क्या था? उस टाइम पे क्या है, वॉर चल रही थी, योम किपुर वॉर चल रही थी इजराइल और ओपेक जो कंट्री है, अरब कंट्रीज, उनके बीच में। सो कॉज इज इम्पोज्ड बाय ये ओएपीसी, मतलब ओपेक। ओएपीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इन्होंने इम्पोज की थी किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट कंट्रीज जो सपोर्ट कर रही थी किसे? इजराइल को। जो कंट्री सपोर्ट कर रही थी उसके अगेंस्ट में इन्होंने वहां पे ट्रेड है ऑयल का उस टाइम पे बैन कर दिया था जब ये वाली बात चल रही थी। इम्पैक्ट क्या था? शार्प राइज इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। सो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इस क्राइसिस का इम्पैक्ट क्या हुआ? जो ऑयल की प्राइसेस है वो शार्पली इंक्रीज हो गई। इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन एंड स्टैगफ्लेशन इन वेस्टर्न इकोनॉमीज। जो वेस्टर्न इकोनॉमीज वगैरह है वहां पर जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ, स्टैगफ्लेशन वगैरह हुए थे। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट अमंग गिवन क्राइसिस, टर्निंग पॉइंट इन ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स। इसका आउटकम क्या हुआ? जब है ना कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि मतलब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे जो ये कंट्रीज है ओपेक वाली, वो ऑयल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बंद कर देगी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का क्रिएशन हुआ जब ये क्राइसिस आई उसके बाद में। इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस आई थी 1980s के अंदर, मतलब 73 के बाद में। अफेक्टेड मेनली डेवलपिंग कंट्रीज, लैटिन अमेरिका। तो इसने अफेक्ट है ना डेवलपिंग कंट्रीज को क्या था उस वक्त? लैटिन अमेरिका को। इसका कॉस्ट क्या था? एक्सेसिव बोरोइंग इन 1970s, राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड फॉलिंग कमोडिटी प्राइसेस। जो एक्सेसिव बोरोइंग हुई थी 1970s के टाइम पे, वो इसका कारण था, जिससे क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और जो कमोडिटी की प्राइस है वो गिर गई इस तरीके से। इम्पैक्ट क्या है? डेप्ट डिफॉल्ट। एग्जाम्पल मैक्सिको और ब्राजील के अंदर जो डेप्ट डिफॉल्ट हुआ। रेस्पॉन्स, इसके रेस्पॉन्स में क्या हुआ? डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने किया। इसमें मेन रोल आईएमएफ ने निभाया था। सिग्निफिकेंस इसका क्या था? हाईलाइटेड, क्या इसने हाईलाइट किया था? हाईलाइटेड रिस्क ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स एंड डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल मार्केट। तो अगर है ना इसने क्या हाईलाइट किया था कि भाई फॉरेन बोरोइंग के रिस्क को हाईलाइट किया था और है ना ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंसी को हाईलाइट किया था, उसके रिस्क को। इसका आउटकम क्या हुआ? इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रैडी प्लान। तो ब्रैडी प्लान इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था इन सभी कारणों की वजह से। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997 से 1998 के अंदर आया था। जो इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था? थाईलैंड के अंदर हुआ था। थाईलैंड के अंदर जो थाईलैंड की जो करेंसी है थाई बाट, वो कोलैप्स हो गई थी। और ये इसका जो स्प्रेड है ये एक मतलब जैसे बीमारी नहीं फैलती वैसे ही है ना बीमारी की तरफ फैला था। कहाँ कहाँ? साउथ कोरिया में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। फीचर्स, इसके फीचर्स क्या हैं? करेंसी डिवैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट क्रैशेस एंड इकोनॉमिक रिसेशन। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? इट एक्सपोज्ड वीकनेसेस इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज। वो इकोनॉमी जो रैपिडली ग्रो कर रही है उसकी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर वीकनेसेस को एक्सपोज किया था इस क्राइसिस ने। सिग्निफिकेंस क्या था इसका? लेड टू आईएमएफ रिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो जो आईएमएफ के रिफॉर्म हुए और है ना एक स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल रेगुलेशन रूल्स वगैरह बनाए गए इस क्राइसिस के बाद। ईस्ट एशियन, देखो नाम ईस्ट एशियन है तो इसका ध्यान रखना, ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर आया था, थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले ऑयल क्राइसिस आया वार के टाइम पे
इंटरनेशनल क्राइसिस आया, मतलब लैटिन अमेरिका वगैरह अफेक्ट हुए, मेन डेवलपिंग कंट्रीज। फिर ईस्ट एशिया कंट्रीज अफेक्ट हुई। हाईलाइट्स रिस्क ऑफ स्पेक्यूलेटिव कैपिटल फ्लोज, तो बेसिकली ये हाईलाइट करता है वो रिस्क को, स्पेक्यूलेटिव कैपिटल फ्लोज में जो रिस्क होते हैं उनको। अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस, ये आया था 1998 से 2002 तक, तो में आया था। सिचुएशन क्या थी? सीवियर डिप्रेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग कोलैप्स। ये जो है अर्जेंटीनियन इकोनॉमिक क्राइसिस अर्जेंटीना में आई थी। पहले इंटरनेशनल मतलब बड़ी पार्ट में हुई, फिर ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुई, फिर एक कंट्री अर्जेंटीना कंट्री के अंदर हुई। उसकी वजह से क्या हुआ? एक सीवियर डिप्रेशन हुआ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हुई और बैंकिंग कोलैप्स हो गई इस कंट्री के अंदर, अर्जेंटीना में। इसका कॉज क्या था? कॉज था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, पीसो पैक्ड टू यूएसडी, राइट? पैक्ड का मतलब मर्ज वगैरह होता है। तो जो इस कारण की वजह से क्या आई थी, ये क्राइसिस आई थी। फिस्कल मिसमैनेजमेंट और एक्सटर्नल शॉक्स की वजह से आई थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इसका कॉज का इम्पैक्ट क्या हुआ? जो सोशली जो है वो अनरेस्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई इसकी वजह से। आउटकम क्या था इसका? जो इस क्राइसिस का रिजल्ट क्या हुआ? जो $20 पैक था उसको अबंडन कर दिया गया। शार्प करेंसी डिवैल्यूएशन, तो जो करेंसी के अंदर शार्प डिवैल्यूएशन हुआ। लेसन क्या सीखा इसने? कि भाई रिस्क ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स एंड ओवर रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल, ये भी रिस्की है, दूसरी के फॉरेन कैपिटल पे रिलाय करना। जो लास्ट था वो आया यूरोजोन क्राइसिस, कब आया था? 2009 से 2012 में। और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट आफ्टर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। यूरोजोन क्राइसिस से पहले एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और जो यूरोजोन क्राइसिस है वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के बाद में आया था। और अफेक्टेड कंट्रीज कौन सी थी यूरोजोन से? तो ग्रीस, आयरलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, इटली, ये 500 कंट्री अफेक्ट हुई थी इससे। इसके फीचर्स क्या हैं? हाई सोवरेन डेब्ट, बैंकिंग क्राइसिस, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये इसके क्या थे फीचर्स से। रिस्पॉन्स, तो इसके रिस्पॉन्स में, ये यूरोजोन क्राइसिस के रिस्पॉन्स में ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए, बेल आउट्स। इम्पैक्ट क्या हुआ? रिफॉर्म्स इन ईयू, इकोनॉमिक गवर्नेंस, जो ईयू के अंदर रिफॉर्म किए गए, और इकोनॉमिक गवर्नेंस। सिग्निफिकेंस क्या था? सिग्निफिकेंस था रिवील्ड लैक ऑफ फिस्कल यूनियन एंड इकोनॉमिक डाइवर्जेंस इन यूरोजोन। यूरोजोन के अंदर क्या क्या लैक है, फिस्कल यूनियन और इकोनॉमिक डाइवर्जेंस, इनके बारे में रिवील हुआ। आउटकम क्या थे? क्रिएशन ऑफ यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, तो ESM का क्रिएशन हुआ था यूरोजोन के क्राइसिस में। तो अगर हम क्विकली रन करना चाहें तो ओडाई है इसकी टाइमलाइन। ओडाई मतलब पहला ऑयल आया था, फिर इंटरनेशनल डेब्ट आया था, फिर एशियन आया था, ईस्ट एशियन, फिर अर्जेंटीना आया था, और फिर ई से यूरोजोन आया था। बीच में ग्लोबल क्राइसिस भी आए थे, इसके बीच में ग्लोबल क्राइसिस भी आए थे 2008 से, बाद में आया था यूरोजोन। अगर एक लाइन में फटाफट देखें तो जो ओपेक ऑयल क्राइसिस 1973 के अंदर आई थी, ऑयल एम्बार्गो मतलब ऑयल को बैन कर दिया था OAPC कंट्री ने, ओपेक ने, की प्राइसेस बढ़ गई थी जिससे डिस्ट्रप्शन, स्टैग्फ्लेशन और ये सबसे अर्लीस्ट क्राइसिस है। दूसरा है इंटरनेशनल डेब्ट। इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस 1980s में आया था। एक्सेसिव 1970 के बोरिंग की वजह से आया था, इससे हाई इंटरेस्ट और लो कमोडिटी प्राइसेस हुई। डिफॉल्ट मैक्सिको ब्राजील के अंदर हुआ, रिजॉल्व बाय IMF, वर्ल्ड बैंक ने इसको रिजॉल्व किया था। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 से 98 के अंदर आया था। थाईलैंड की जो बात है वो कोलैप्स कर गई थी, और साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर ये आया था। करेंसी की क्रैशेस हो गई थी, रिसेशन, और एक्सपोज्ड किया था इसने फाइनेंशियल सिस्टम की वीकनेसेस में को। अर्जेंटीनियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1998 से 2002 के अंदर आया था। इसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पीसो USD की वजह से आया था। फिस्कल मैनेजमेंट और शॉक्स आए थे इसके अंदर, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और बैंकिंग कोलैप्स हुई थी, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी इकोनॉमी के अंदर आई थी। किस इकोनॉमी के अंदर? अर्जेंटीना प्लेस के अंदर। यूरोजोन क्राइसिस 2009 से 2012 के बीच में आया था। पोस्ट 2008 क्राइसिस किस किस को हिट करा था? 5 कंट्रीज को हिट किया था, ग्रीस, आयरलैंड, पोर्तुगल, स्पेन, इटली।
इसकी वजह से क्या हुआ था, हाई डेप्ट, बैंकिंग क्राइसिस आया था, स्टैग्नेशन आया था ग्रोथ के अंदर, रिस्पॉन्ड किया था ऑस्टेरिटी से, बेल आउट से, ईयू के अंदर रिफॉर्म्स आए थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में सो ओपेक ऑयल क्राइसिस मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट। किसके अंदर, जो ओपेक ऑयल क्राइसिस है वो एक टर्निंग पॉइंट था ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स के अंदर। हाईलाइटेड द जियोपॉलिटिकल पावर ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस। तो इसने जियोपॉलिटिकल पावर को हाईलाइट किया था ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस की। इसका आउटकम था लेड टू क्रिएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स टू रिड्यूस फ्यूचर सप्लाई शॉक्स। तो इसकी वजह से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बने गए ताकि फ्यूचर के अंदर ऐसी सिचुएशन आए तो कंट्री को शॉक से बचाने के लिए, सप्लाई शॉक से। इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस, जो इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस है वो आया था 1980s के अंदर। 1970s के जो वो लिए थे बोरिंग्स, उसकी वजह से आया था। हाईलाइट्स करता है रिस्क किसमें, एक्सेसिव फॉरेन बोरिंग के अंदर और डिपेंडेंसी जो होती है किसके अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर जो डिपेंडेंसी होती है उसको कौन शो करता है, ये इंटरनेशनल डेब्ट क्राइसिस। ठीक है, अब इसके अंदर है ना आउटकम, इसका रिजल्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रैडी प्लान। ब्रैडी प्लान आया था इसके अंदर जिसने रीस्ट्रक्चर्ड किया था सोवरेन डेब्ट को लेट 1980s से अर्ली 1990s से। जो थर्ड है ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, इसका इम्पैक्ट क्या था, ट्रिगर्ड रिफॉर्म्स इन IMF's अप्रोच टू फाइनेंशियल क्राइसिस। सो और स्ट्रेंथन्ड फाइनेंशियल रेगुलेशन इन अफेक्टेड इकोनॉमीज। ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर आया था, थाईलैंड से शुरू हुआ था, साउथ कोरिया वगैरह, मलेशिया वगैरह में फैला था। और हाईलाइट क्या करता है, रिस्क ऑफ स्पेक्युलेटिव कैपिटल फ्लोज इन इमर्जिंग मार्केट्स। अगला है अर्जेंटीनियन इकोनॉमिक क्राइसिस। इसका लेसन क्या था कि भाई रिस्क होता है फिक्स एक्सचेंज रेट रेजाइंस के अंदर और ओवर रिलायंस करना फॉरेन कैपिटल के अंदर, उसके अंदर इनके अंदर रिस्क होता है। आउटकम क्या था कि जो अबंडन कर दिया गया जो फिक्स एक्सचेंज रेट $65 बैक था उसको, और फिर रिजल्टिंग इन अ शार्प करेंसी डिवैल्यूएशन। जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन हुई थी उस टाइम पे। यूरोजोन क्राइसिस, यूरोजोन क्राइसिस क्या रिवील करता है, रिवील करता है स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इन यूरोजोन और लैक ऑफ फाइनेंशियल यूनियन एंड इकोनॉमिक कन्वर्जेंस अमंग मेंबर स्टेट। जो यूरोजोन के मेंबर स्टेट्स थी उसके अंदर जो फिस्कल यूनियन की कमी थी और इकोनॉमिक कन्वर्जेंस। इसका रिजल्ट क्या है, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, ESM का क्रिएशन हुआ था टू स्ट्रेंथन क्राइसिस मैनेजमेंट, जो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। एनर्जी, फिर एनर्जी मतलब ऑयल से रिलेटेड, फिर डेब्ट, फिर एशिया से रिलेटेड, फिर अर्जेंटीना और यूरोप। एक लाइन में इसको लर्न कर सकते हैं, ये ग्लोबल क्राइसिस लर्निंग फ्लो है। अब इसके अंदर हमने वही चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बता रखी है। इसके अंदर एक चीज और देखना कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है उन्हें यहाँ पे पढ़ा था कि वही जो यूरोजोन क्राइसिस है वो 2009 से 12 के अंदर आई थी, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो 2008 के अंदर आई थी। तो ग्लोबल क्राइसिस है वो यूरोजोन क्राइसिस से पहले आई थी। तो यहाँ देख सकते हैं जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है वो 2008 के अंदर आई थी, यूरोजोन क्राइसिस 2009 के अंदर आई थी। ये इनका सीक्वेंस है। और ग्रेट डिप्रेशन आया था तो 1929 के अंदर आया था। अब मेमोरी ट्रिक क्या है, ग्रेट डिप्रेशन, ऑयल, ओपेक, डेब्ट, एशिया, अर्जेंटीना, ग्लोबल, यूरोप। इस लाइन पर याद करना भी इनका सीक्वेंस याद आ जाएगा। अब ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि ओपेक क्राइसिस वगैरह, इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें जो हमने नहीं पढ़ा है वो क्या है, इसका जो इंफॉर्मेशन है वो इसके बारे में है। जैसे ओपेक ऑयल क्राइसिस हमने पढ़ लिया था कि इसका दूसरा नाम 1973 ऑयल एम्बार्गो था। ये एम्बार्गो है ओए, ठीक है। इसके अंदर जो कंट्री इजराइल को सपोर्ट कर रही थी कि ट्रेड को रोक दिया था ऑयल के, जिसकी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन और रिसेशन हुआ था, स्टैगफ्लेशन आया था। इंटरनेशनल ट्रेड क्राइसिस लैटिन अमेरिका को अफेक्ट किया था और इसके जो ट्रिगर्स थे वो था एक्सेसिव बोरिंग और राइजिंग यूएस इंटरेस्ट रेट्स। ये मैनेज किया गया था IMF द्वारा। अब मैक्सिकन क्राइसिस को टकीला क्राइसिस भी कहा जाता है।
ईस्ट एशियन क्राइसिस थाईलैंड में शुरू हुआ था, बाट का जो करेंसी है थाईलैंड की उसको कोलैप्स हुआ था, स्प्रेड हुआ था इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और अदर कंट्रीज के अंदर। अर्जेंटीना क्राइसिस 2001 से 2002 में आया था और ये कॉल्ड बाय कोलैप्स ऑफ द करेंसी पैक और रिजल्टेड इन डिफॉल्ट एंड बैंकिंग क्राइसिस। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ये हमने नहीं पढ़ा, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है 2008 के अंदर आया था। कोलैप्स ऑफ लेमन ब्रदर्स, इसके अंदर जो कोलैप्स हुआ था लेमन ब्रदर्स के सितंबर 2008 के अंदर। रूट कॉज क्या था? सब प्राइम मॉर्टेज क्राइसिस इन द यूएस से। अब यूरोजोन क्राइसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि भाई सोवरेन डेब्ट क्राइसिस इन यूरोजोन अफेक्ट मोस्ट अफेक्टेड कंट्री क्या कौन सी थी? ग्रीस थी इसके अंदर। सबसे ज्यादा एग्जाम कि भाई टकीला क्राइसिस कहाँ की थी? मेक्सिको में आई थी 1994 के अंदर। एशियन क्राइसिस कहाँ से स्टार्ट हुई थी? थाईलैंड से, ना कि कोरिया से। डेब्ट क्राइसिस को अब ज्यादा इफेक्ट किया था लैटिन अमेरिका को, ना कि एशिया को। लेमन कोलैप्स कब हुए थे? 2008 के अंदर हुए थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर। यूरोजोन क्राइसिस ग्लोबल क्राइसिस दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग साल के अंदर आए थे। यूजली फटाफट लर्न करना है तो ऑयल, डेब्ट, एशिया, अर्जेंटीना, ग्लोबल, यूरोप, ये ईयर है, उनके दूसरे नाम है और स्टैग्फ्लेशन है की पॉइंट्स है इसके अंदर। ये डेब्ट क्राइसिस लैटिन अमेरिका IMF 1997, थाईलैंड करेंसी कोलैप्स, एशियन क्राइसिस, अर्जेंटीनियन क्राइसिस 2001-2, करेंसी पैक कोलैप्स, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, लेमन ब्रदर्स सब प्राइम, यूरोजोन क्राइसिस 2010, ग्रीस, सोवरेन डेब्ट। और अब ये नेम है और इनके ईयर्स हैं, इस टाइम पे ये आए थे।